सकती हैं, आप प्रारंभ कर सकती हैं। आज की इस गोष्ठी में मैं संयम जैन जी की तरफ से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और क्योंकि हम लोग परिचित होते हुए भी अपरिचित की श्रेणी में आते हैं और बहुत कुछ बातें, ये जो टेक्निकल अवरोध हैं और जो ये नई दुनिया है, इसमें हम अपने को जोड़ने की भरपूर कोशिश में भी काफ़ी पीछे ही हैं। लेकिन बहुत कुछ है जो सभी लोग कहना चाहते हैं और उसके आगे हम उसमें शायद जिन लोगों की रिसर्च है और जिन लोगों ने इन दोनों विषयों पर भारत के नामकरण एवं श्रवण परंपरा पर अपना ज्ञान हासिल किया है और लगातार लोगों को उस ज्ञान से लाभान्वित किया है, ऐसे महानुभाव एवं मनीषी आज हमारे इस मंच पर हमसे जुड़े हैं। मैं संयम जैन जी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ एवं जसविंदर कौर बिंद्रा जी, जो खालसा कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे आज के इस आयोजन में प्रथम वक्तव्य देने का कष्ट करें। जसविंदर कौर बिंद्रा जी, और जो थोड़ा बहुत अवरोध है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जसविंदर जी, कृपया अपना वक्तव्य प्रारंभ प्रभा कीजिएगा। जी, सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम। आज सबसे पहले मुझे ही जो है बोलने का अवसर दिया गया है, इसके लिए धन्यवाद। मैं पहले सभी को इस बात के लिए बधाई भी देना चाहूंगी कि कल हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा दिन रहा कि गीतांजलि श्री जी ने उनको बुकर अवार्ड मिला। तो जब हमने ये खबर सुनी, इसके साथ हिंदी साहित्य का कद तो बड़ा हुआ, लेकिन जब ये हमने सुना कि हमारे भारत से, तो ये जो अनुभूति है, भारत हमारा भारत, ये अपने आप में एक ऐसी अनुभूति होती है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। तो ऐसे लगा कि जैसे हमें ये अवार्ड मिला है गीतांजलि श्री के साथ। तो जब इसी नाम पे, एक नाम से जब हम पूरा देश, पूरा राष्ट्र जुड़े हुए हैं, तो उसी के नाम की चर्चा पिछले साल से चल रही है। जब डॉक्टर प्रभा किरण जैन जी ने भारतनामा पुस्तक उनकी आई ज्ञानपीठ से, तो मैंने इसके पहले भी कुछ वेबिनार अटेंड किए हैं। तो आज जो है मैं इसमें अपना वक्तव्य देने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। भारतनामा, भारत की खोज। संसार में कुछ ही सभ्यताएं ऐसी हैं जिन्हें प्राचीन कहा जा सकता है। उन कुछ एक में से ही भारतीय संस्कृति प्राचीनतम मानी गई है। प्राचीन से प्राचीनतम होने और आधुनिक से आधुनिकतम होने की यात्रा पर निकलना आसान नहीं, परंतु इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि अतीत से पुरातन की ओर और पुरातन से पुरातत्वों और पुरालेखों व पुराणों की ओर की यात्रा अधिक कठिन होती है। जितना प्राचीन व विशाल देश, उतनी ही विभिन्नताओं व विविधताओं से भरा भारत। जितना देखने में सुंदर और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण, उतना ही इसकी जड़ें अत्यंत गहरी और उर्वरता से भरपूर। ऐसे भारत का इतिहास और मिथिहास से गहरा नाता होना स्वाभाविक है, जिसमें अनेक वेद ग्रंथ ही नहीं, पुराण, दंत कथाएं, लोक कथाएं कदम कदम पर अपना रंग बदलती, अपनी महत्ता का एहसास करवाती, भारतवर्ष से अपना जुड़ाव प्रतीकों, चिन्हों के साथ साथ सूक्तियों व उक्तियों से भी करवाती हैं। ऐसे प्राचीन और महान देश भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इसकी खोज करना कोई सरल कार्य नहीं। डॉक्टर प्रभा किरण जैन ने इस विषय की परिकल्पना की और उनके अन्वेषणीय स्वभाव के कारण भारतनामा पुस्तक हमारे सामने आई। भारतनामा पुस्तक अनेक विद्वानों के शोधपूर्ण लेखों, आलेखों का संग्रह है। इसमें भारत के भारत नामकरण की खोज करते हुए पुराणों और मिथिहास से 4 प्रमुख नामों का उल्लेख किया गया है, जिनका नाम भरत रहा, और माना गया कि इनमें से ही किसी एक के नाम पर हमारे देश का नाम भारत या भारतवर्ष पड़ा।
चलिए पहले इन 4 प्रमुख भरत नामों को जान लेते हैं। पहला, भरत भगवान ऋषभ के ज्येष्ठ पुत्र को माना गया। दूसरा, महाराज यथरथ के पुत्र व श्री राम के भाई भरत को। तीसरा, शकुंतला पुत्र भरत को। और चौथा, नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि को। विद्वानों द्वारा जिन भी भरत नामों का उल्लेख कर उनके नाम को आधार माना गया, वो सभी हमारे लिए पूजनीय हैं। वे सभी भारत के गौरवशाली परंपरा का हिस्सा हैं। परंतु वास्तव में इस नाम के नामकरण का हकदार कौन हो सकता है? इसका अध्ययन करते हुए मुझे महसूस हुआ कि नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि के नाम पर देश का नाम नहीं हो सकता, क्योंकि देश में इनके अलावा भी अनेक महान रचयिता व विद्वान हुए। जब उनके नाम पर देश का नाम नहीं रखा गया, तो भरत मुनि के नाम पर कैसे हो सकता है? दूसरा संशय, महाराज दशरथ के तीसरे पुत्र और श्री राम के भाई के नाम पर देश का नामकरण होना मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि जब श्री राम को भारत में भगवान माना गया, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। उस वीर योद्धा ने महाबली रावण के साथ युद्ध किया। जब इतने गुणी ज्ञानी योद्धा और भारत देश में पिता की आज्ञा का पालन कर 14 वर्ष का वनवास खुशी से काटकर एक नई परंपरा का निर्माण करने वाले राम पर यदि देश का नामकरण नहीं हुआ, तो उनके अनुज भरत पर इसका नामकरण होना संभव नहीं। इस तरह को माना नहीं जा सकता। लंबे अरसे से भारतवासी शकुंतला पुत्र भरत को ही इस नामकरण का अधिकारी मानते रहे। कारण सभी जगह इतिहास, परंपरा व पुराणों में इसी नाम का प्रचार किया जाता रहा। लोगों के मन में ये बसा दिया गया कि शकुंतला का पुत्र इतना महान योद्धा हुआ कि उसके नाम पर भारत का नाम पड़ा। और पहला नाम भगवान ऋषभ के 100 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत पर इसका नाम पड़ा, जिसके अनेक परिमाण मिलते हैं। भारत देवभूमि है। विश्व में किसी भी देश या स्थान को ये वरदान नहीं मिला जहां सबसे अधिक देवी देवता व ऋषि मुनि हुए। अनेक धर्म परिवर्तकों की जन्मस्थली भारत भूमि रही, जहां बुद्ध, महावीर व नानक जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। ये धरती अनेक साधु साध्वियों की धरती रही। देवभूमि का नाम किसी योद्धा के नाम पर नहीं रखा जा सकता। ये किसी देव पुरुष के नाम से सुशोभित हो सकता है, जिसमें देवत्व भी हो और पौरुष भी। इसके अनेक परिमाण हमें ऋषभ के पुत्र चक्रवर्ती भरत नाम में मिलते हैं। हमारे यहाँ वेद, ग्रंथ, उपनिषदों को न केवल मान्यता प्राप्त है, बल्कि उनकी पूजा की जाती है। आज भी जब हम अपने आधुनिक जीवन की जटिलताओं का समाधान पाने के लिए अपने पुराणों व ग्रंथों की ओर देखते हैं, उनमें व्याप्त ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करता है। जब हम रामायण व गीता का निरंतर जाप करते हैं, उसकी चौपाइयों को दोहराते हैं, इसका अर्थ है कि हमें उन पर पूर्ण भरोसा है। उसमें लिखे गए ज्ञान के आगे हम शीश झुकाते हैं। उसी रामचरित्र, सूरसागर और गीता में भी चक्रवर्ती भरत का उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार अनेक पुराणों जैसे आदि पुराण, विष्णु पुराण, भागवत, ब्राह्मण पुराण, मत्स्य पुराण, नारद पुराण, मेदिनी कोश, छांदोग्य उपनिषद, स्कंद पुराण, महापुराण के अलावा अन्य अनेक ग्रंथों में रचित सूक्तियों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ऋषभ के पुत्र भरत हुए, जो योगी हुए। इतने पुराणों के उल्लेखों को जुठलाया कैसे जा सकता है? दरअसल मैंने इसमें जो है कोटेशंस पढ़ी नहीं है, जो कि दी गई हैं। कुछ समय भी हो चुका है, इसलिए मैंने जो है वो कोटेशन छोड़ दी हैं। इन सभी में से मैंने एक एक दो जो उदाहरण अपने लेख में दिए हैं। इतने पुराणों के उल्लेखों को जुठलाया कैसे जा सकता है? इसके साथ पद्म भूषण रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, भरत ऋषभ देव के सुपुत्र ही थे।
आपके नाम से ही ये देश भारत के नाम से प्रख्यात हुआ। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी विद्वानों के साथ परामर्श करने के पश्चात सम्राट खारवेल के शिलालेख के आधार पर ही देश को संवैधानिक स्वरूप देते हुए भारतवर्ष को स्वीकार किया, जबकि इसे जम्बू द्वीप, इंडस, इंडिया, हिंदुस्तान आदि कई नामों से पुकारा जाता रहा। परमाणु और उल्लेखों की रोशनी में ही यही सत्य उद्घाटित होता है कि ऋषभ के पुत्र भरत पर ही इस देश का नामकरण हुआ। उसी नाम की ख्याति के कारण अन्य भरत नाम हमारे सामने आते हैं। ये भरत असली योगी थे, जो इतने धन धान्य के बाद भी त्यागी रहे। वे जल पल कमल समान आसीन रहे। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस महायोगी के श्रेष्ठ गुणों की ख्याति भारत में चारों ओर फैली और अलग अलग भूखंडों, छोटी छोटी रियासतों, रजवाड़ों में बटा ये देश एक नाम भारत से गणराज्य तक की सुदूर यात्रा तय कर महान बना। आज भी जब विश्व के पश्चिमी राष्ट्र भारत की ओर आकर्षित होते हैं तो केवल इसलिए कि यहाँ धन धान्य के साथ त्याग, भोग के साथ योग की महिमा का अधिक बखान है। जो लालसाओं की अंधी दौड़ से निजात पाने के लिए किसी तपस्वी, किसी योगी, किसी गुरु की ओर देखते हैं, भरत उन्हीं महान योगियों से अधिक महान सिद्ध हुए। तथ्यों और प्रमाणों की रोशनी के साथ मेरा स्वयं का विचार और मानना है कि भारत नाम ऋषभ के पुत्र चक्रवर्ती भारत पर पड़ा, जो सटीक और अपने आप में परिपूर्ण है। ये भारत देश की गौरवशाली व गरिमामय परंपरा, अध्यात्म का केंद्र बिंदु व पहचान चिन्ह भी है। धन्यवाद। धन्यवाद जसविंदर कौर बिंद्रा जी, आपने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। मेरे ख्याल से संयम जैन जी का ऑडियो सही हो गया होगा। मेरा उनसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को आगे चलाएं। संयम जैन जी। हमारे आज की परिचर्चा के दूसरे वक्ता डॉक्टर दीपक सामंतराय जी हमारे साथ हैं। वर्तमान में आप कटक हेरिटेज बॉक्स के कन्वीनर हैं। आपने लगभग 3 दशकों से भी अधिक समय तक अपनी सेवाएं इंडिया रेडियो को के डायरेक्टर पद से सेवानिवृत्त हुए। आपके हजारों लेख अखबारों में प्रकाशित हो चुके हैं। आप हमेशा 3P पसंद करते हैं, पीपल, पोएट्री एंड फोटोग्राफी। जैसा कि पुस्तक में सभी भाषाओं में लेख संपादित हैं, सभी भाषाओं को स्फुरित किया गया है। और डॉक्टर सामंतराय हमारे यहाँ पर अंग्रेजी अपना मंतव्य रहे। आपका स्वागत है सामंतराय जी। डॉक्टर सामंतराय जी। नमस्ते, आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं आपसे पहले से ही थोड़ा माफी चाहूंगा क्योंकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं कि मैं आप सभी गुणीजनों के सामने में हिंदी में कुछ वक्तव्य रख सकूं, तो इसीलिए मुझे आप क्षमा दें और मैं ज्यादातर अंग्रेजी और कोशिश करूंगा बीच बीच में हिंदी में बोलने की। तो मैं खारवेल जिसके बारे में अभी सूचना दे रहे थे हमारे जो पहले स्पीकर, वही जगह का मैं, luckily I belong to the land of Carmel. Here you have got Khandagiri and Udayagiri caves, which are very important Jain monuments and historical caves built during the time of Carmel. And there is a sizable population of Jains in my city, that is Cuttack. And basically, I was a broadcaster. I worked with All India Radio for more than 3 decades. And right now, I'm trying to do my bit for promoting what we call Heritage Love. So we are organizing heritage walks and discussions on the
not so known aspects of heritage. And let me tell you, from the very beginning, I have been very impressed by the scholarly approach of Dr. Prabhakiranji, because she got the reference from someone and sent me her book, and then she kept on reminding me to give my opinions on her work. And today I'm here because of her persuasive skills. So I admire her persuasion and perseverance, which are important for a scholar. And she is a very serious scholar, though I have never met her. I have only chatted with her using WhatsApp and social media. I find her work also reflects an eclectic approach, which is very rare these days. You know, these days we are becoming more and more exclusive and less inclusive, which is very unfortunate for a civilization like India. Look at the name of her book. She has called it Bharatnama. She has not called it Bharat Sastra or Bharat Sangeeta or something like that, because I think as a scholar, she has realized that we live in a diverse society. India is a diverse society, and that is the beauty of our civilization. So I must pay her due credit. She is a scholar in the right sense, because scholars are supposed to be objective, scholars are supposed to be eclectic, scholars are supposed to be impartial and unbiased. I find these qualities in Dr. Jain. That's why I have turned into an admirer of Dr. Jain and her work. And this is a very significant work. And as an earlier speaker was telling, that Gitanjali Sri has got International Book Prize this year, and she has made all of us proud. And I think this book should be translated into English, not aiming for the International Booker, maybe, but it deserves to be translated into English. I will tell you, I find it a bit disconcerting and disturbing, the name of the games, or you can call it the game of the names. So this change the name and give a different name and object a particular name because it belongs to dynasty 1, dynasty 2, dynasty 3 or 4, whatever. This is a kind of game which I find a bit disconcerting. It's not necessary. Is it required? I'm just asking the August gathering and August presence. The members who are present in this panel are all established and very authentic people. We should ask ourselves this question: is it necessary to change the names of the places, to change the names of other localities and monuments and all? I don't think this is essential. And that is also something I admire about Dr. Jain. She has called it Bharat Nama. Bharat is an ancient word, and she has added Nama to it, which is again a part of an evolving ethos, evolving culture of India. So in this book, I found some of the essays are of great interest, but it will be better if Dr. Jain undertakes the task of having a slimmer volume of Bharatnama, taking the essence from all the essays that are here and publish it in different languages, including English, because that is the need of the hour, I think. People should know what is what. And I respect Jains primarily because I personally believe, I'm not saying this because I'm in this webinar, as a person, I believe that Jains are the most non-violent sect and the population in the present day India. That's a great achievement. When you find everywhere there is violence and everywhere there is killing and all sorts of things happening all around us, this is a thought which gives peace to one's mind.
that some people are there who still stick to nonviolent way of life. So this is a very great contribution of Jainism, and as a student of history, though I have not specialized on Jainism, I have a great respect for this religion and its followers. So this is one thing which has been reflected in Dr. Jain's approach also. And I think this book deserves wider circulation. And as I said, because if I am not wrong, it's more than 250, almost 250 pages, 244 to be exact. So if it can be summed up, say, within 100 and 150 pages and translated into other languages, it will be a great service to the disconcerting and disturbing times that we are living in. So at the moment, I have got this much to say, but I can tell you one thing just after this name has been there for quite some time. It's an ancient name, Bharat. But the thing is, it was as late as I think 1884. In 1884, Sir John Strachey delivered 12 lectures in the University of Cambridge. And he said that there is nothing called India as a country. It's a continent. He described it as a continent with a lot of diversities. He said there is no country which can be called India right now. And it was in 1884. And he maintained that. And later on, the critics said that perhaps he confused the provinces with countries and called India a continent. Let's not get into that. But at the same time, almost in 1902, there was a Bengali writer, Nandalal Dey, who brought out a book called Civilization of Ancient India. It was in 1902. But in that, he said that yes, we did have a glorious civilization. We did have a lot of achievements in all the fields of life. But something happened and something went wrong terribly somewhere. That is the reason why there was a decline in the civilization. That is number one. And number two, which is very, very important, he pointed out at that point of time that though we did have a very glorious civilization, the facts remains that documentation was poor. Our achievements have not been properly documented until the arrival of the Mughals in India. It started with the Mughals, documentation, proper documentation. But earlier to that, you depend on folklore, you depend on legends, you depend on hearsay. There was only one exception, that is Rajataringani of Kalan in Kashmir. That talked about a particular province, but it didn't talk about the entire country. So we have been poor in documentation from day one. And that has been the bane of our civilization. If we have if we have had the documented things properly, the narratives right now which are doing the sorry, doing the rounds of WhatsApp University and social media won't have been there, won't have been possible rather, because we would have solid documents to prove or disprove some theory or some supposition. But that is not there. That is one thing which Mr. Dey admitted in 1902. And much water in the meantime has flown in River Ganga. Things have changed a lot. But I think we should make an effort to put the lights where it is due. For instance, as I told you, in my state, in Odisha, we have got Udayagiri and Khandagiri. Udayagiri and Khandagiri should be highlighted. Jains are, of course, aware of it, but it should be highlighted, it should be promoted, it should be packaged properly, so that if every serious Jain
makes it a point to come down to Odisha and see these things for himself or herself, and develops a sense of pride. Justifiable, you can be proud of certain things, and you need not go for these absurd kind of narratives which is taking place in WhatsApp universities and social media. If we understand history, if we visit places which we should, if we highlight places which deserve to be highlighted, I think history, though cannot be recreated, at least we'll have a vague idea. We'll have some idea of the idea that is called India. That was the title of a book by Sunil Kilanani, as you know. And Pandit Nehru, of course, did have this discovery of India, which was filmed by Sam Benegal, the famous director, Bharat Ek Khoj. So this name, Bharat, has been there. India also has been there, and I don't see any conflict there. Frankly speaking, till 1936, the organization for which I worked, All India Radio, was called something else. It was called Indian State Broadcasting Service. And it was Lionel Filden who changed and got the name changed to All India Radio. And All India Radio, interestingly enough, continued till 1957. And in 1957, there was a feeling that we should have a Bhasa name for All India Radio. So Akashvani was chosen for that. And since 1957 till date, there has been absolutely no confusion, no conflict involving these two nomenclatures, Akashvani and All India Radio. They coexist, they exist through their listeners, and listeners accept both the names gladly. So there is no problem if you stick to a particular nomenclature, and if it becomes acceptable, there is no problem. Why should we fight over change of names, and why should we be crazy for changing the names? By changing the names, you don't achieve anything. If you want to achieve anything, then look at the spirit of it. The spirit should be understood, not the surface. We are going by the walls. We are not going by the views beyond the walls. And that has been creating walls in literary and metaphorical sense. I am using it amongst us. We are, instead of leading a very happy, peaceful, loving life, we are getting disturbed, divided, and all those sort of things are happening around us. So I think Jainism can sow light, at least during this not so well-lit period of our life. And Prabhakaran Jain, Dr. Jain, has done a tremendous work in the right direction. So I congratulate her again, and I thank you all for giving me a pleasant listening, and excuse me for not talking in Hindi, because as I told you in the beginning, my Hindi is not good. Maybe it's good enough for shopkeepers and others, but in such an august gathering, I won't dare to speak in Hindi. So thank you very much for tolerating me for so long. Thank you. Namaskar. थैंक यू सो मच सर। और अब तीसरे वक्ता के तौर पर हमारे मध्य डॉक्टर नीलम जैन जुड़े हैं। आप श्री देशना पत्रिका की संस्थापिका, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, विविध सम्मानों से अलंकृत हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर नीलम जैन, पुणे। बहुत अच्छा लगा है मुझे दीपक सामंत जी को सुनकर और मेरे पूर्व वक्ता जसविंदर जी को सुनकर। मैं यहाँ सम्मान सहित प्रणाम करती हूँ साध्वी श्री गुरु छाया जी को, जो एक समन्वय संस्कृति के पुरोधा हैं, संवाहक हैं। आचार्य श्री सुशील मुनि जी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने ख्याति प्राप्त की, और जिनका सिद्धाचलम अभी न्यू जर्सी में भी मैंने देखा, जो एक संदेश देता है। आज उनकी गुरु छाया में, आज उनके सानिध्य में ये प्रोग्राम हो रहा है। श्री जयेंद्र रमन लाल शाह जरसा जी जो इसकी अध्यक्षता करेंगे, निश्चित रूप से हमें बहुत अच्छा वक्तव्य, बहुत अच्छे एक कंक्लूजन और निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे। और प्रिय प्रभा किरण जी के प्रयास के साथ मैं आज दोनों वक्ताओं ने मेरे बोलने के विषय की धारा को परिवर्तित कर दिया है। प्रिय संयम जैन,
जो बहुत सुव्यवस्थित तरीके से और संयमित तरीके से निश्चित रूप से यहाँ अवस्थित हैं और इस धारा को अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित करेंगे। मैं सभी के साथ जो विषय आज दोनों वक्ताओं ने दिया उसकी मूल धारा पर आती हूँ। गर्व और गौरव तो यह है कि भारत, जिनको पुराणकारों ने जीवंत किया, ये रचना की शक्ति है, रचनाकारों की शक्ति है, लेखनी का बल है कि भारत को हम स्मरण कर रहे हैं। वो पृष्ठों में उन रचनाकारों ने दिया है जिन्होंने उनकी छवि को हमारे अंतर मानस पर, हमारे हृदय में प्रतिष्ठापित कर दिया है। प्राचीनता इतिहासकारों का विषय है, लेकिन चरित्र में जीना, चरित्र में जिला देना, चरित्र में बसा देना, ये पुस्तक की ताकत होती है, ये कृति की ताकत होती है, कृतिकारों की ताकत होती है। और आज एक ये बौद्धिक चर्चा, भारत जो स्वयं बुद्धि, भारत एक ऐसे चक्रवर्ती राजा जो बौद्धिकता का सम्मान करते थे, जो शुद्ध का सम्मान करते थे, जो विद्वानों का सम्मान करते थे, और इतना सम्मान करते थे कि जिन्होंने बहुमान के साथ उनको सभी पूरे राष्ट्र में एक विशेष रूप से अलंकृत, प्रतिष्ठित और पुरस्कृत किया। तो भरत चक्रवर्ती, वो चरित्र, वो कथानक जो हमारे मन पर बसा है, उसके अंतर्दृष्टि में हमें भी जाना चाहिए। ऋषभ के पुत्र ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भरत, 100 पुत्रों में 2 बहनों के साथ जिनके चरित्र का ऐसा चरित्रांकन किया कि आज हजारों वर्षों जो हमें ऊर्जस्वित कर रहा है, उसकी तरफ हमें सूक्ष्मता से देखना होगा। क्या कारण है? त्रिषष्टि शलाका पुरुषों में हमने वर्णन सुना, सब कुछ सुना, लेकिन व्यवस्थित रूप से, विस्तृत रूप से, व्यापकता के साथ जो चरित्र भरत का आता है वो आदि पुराण में आता है। आचार्य जिनसेन जी ने 8वीं शताब्दी में भरत को लिया और ऐसी उसके बहुआयामी, दिव्य और महनीय व्यक्ति को एक ऐसी उत्तम और भव्य धरा दी कि भरत के नाम को आज हम जीवंत और जीवित रख रहे हैं। ये देखिए, कौन थे भरत? हम सब जानते हैं। उस समय की स्थिति के अनुसार, राष्ट्र की किसी भी परिस्थिति के अनुसार, आज से लेकर एक लंबी धारा, सहस्राब्दियों से सहस्राब्दियों तक की धारा के साथ भरत के चरित्र को भी स्मरण करने की आवश्यकता है। आज दीपक जी ने कहा कि वी आर मोर एंड मोर इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव एंड लेस इंक्लूसिव। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने जो डाटास दिए, देश के दिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के दिए, नेहरू जी के दिए, भारत की प्रतिष्ठा के दिए, भारत सब कॉन्टिनेंट है इसके दिए, मैं इसके साथ आपके इस वार्ता को अपने शब्दों में लेती हूँ कि इसकी सारी शिक्षा दीक्षा उनको दी और उसका उन्होंने परिपालन भी किया, उसके अनुरूप भी वो निकले। लेकिन क्या कारण है? क्या कारण था कि संपूर्ण षटखंड को विजय करने के बाद भी जब लौट कर आए तो उनके राज सत्ता के प्रति लोलुपता उस विवेकी व्यक्ति की, उस योगी व्यक्ति की इतनी बढ़ गई कि उन्होंने छोटे छोटे राज्य जो उनके भाइयों को दिया उनको भी अधीन करने की उन्होंने दूत भेजे, वो अधीन भी हो गए। लेकिन एक ने मना कर दिया, बाहुबली ने मना कर दिया। देश में, राष्ट्र में रक्त बह जाता, अक्षौणी सेना का रक्त बह जाता, वो चरण दोनों दिव्य भाई जब लड़ने के लिए उतरते, लेकिन भरत ने मंत्रियों की मंत्रणा स्वीकार की। मंत्रणा स्वीकार करके अहिंसक युद्ध हुआ, जल दृष्टि मल्ल युद्ध हुआ और देखिए विजेता और विजित दोनों, हारने वाले ने क्षमा मांगी और जीतने वाले ने चक्रवर्ती पद होते हुए भी छोड़कर त्याग की महिमा को रेखांकित किया। कथानक ये है, ऊर्जा इसमें है कि बाहुबली तीर्थंकरों की तरह पूछते हैं, उनका एक जिश्रण बेलो गोलों का बिंब हमें आकर्षित करता है। बाहुबली की प्रतिमा ऐसी दिव्य बनाई कि चरित्र उसमें उभरा, सारे चारित्रिक चीजें हैं, चारा चित्रण है। एक कृतिकार ने जिस ऊर्जा के साथ उसको लिखा, तभी भरत हमारे सामने है, तभी बाहुबली हमारे सामने है। और भरत ने फिर क्या किया? भरत ने क्षमा मांगी और वो अहिंसक युद्ध का परिणाम है जिसने क्षमा को प्रेरित किया और जिन्होंने सबके कल्याण के साथ, आत्म कल्याण के साथ प्रेरित कर दिया। आज ऐसे कथानकों की आवश्यकता है। बताइए, आज भरत हमारे घर घर में है, किस लिए हम उनके बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा जीवन जिया, उन्होंने ऐसे व्यक्तित्व को जिया। और यही कहा है, बताइए, भरत नाम, और जब भी भाइयों के एक अच्छे भाई का नाम लिखने का नाम आया, शायद इसलिए राम के भाई का नाम भी भरत हो गया और भरत आज भी नाम है। तो भरत एक विशेषण बन गया, एक व्यक्तित्व का विशेषण बन गया। और किसने बनाया? रचनाकार ने बनाया।
कृतिकार ने बनाया, लेखनी ने बनाया, लेखनी के सामर्थ्य ने बनाया। अगर लेखनी ना होती, अगर प्रमाण ना होते, लेखनी ना हो, तो हम कैसे आज बात करें? तो ये आज दायित्व है हमारा, आज लेखकों का दायित्व है, दीपक सामंत जैसे आज रचनाकारों का दायित्व है कि वो सही ऐसे चरित्र को लाएं। कौन से ऐसा 100 साल में चरित्र लिखा गया जिसको 2000 साल तक हम याद रखने की भावना बना रहे हैं? राम की बात मैं आपसे करूं, राम संस्कृति से परे हो जाता है वो व्यक्ति द्वीपों से, महाद्वीपों से, राष्ट्र से परे हो जाता है, सब संस्कृति में जीवित हो जाता है। राम की बात अभी कर रहे थे, भरत की बात अभी कर रहे थे। राम की लोकप्रियता को, राम को जितना वाल्मीकि ने पहुंचाया और बीच में हजारों रामायण लिखी गई, प्राचीनतम प्राकृत रामायण, मेरा पूरा शोध रामायण पे, 30 साल में मैंने रामायण पे जो शोध किया, अगले माह मेरी पुस्तक भी आ रही है। तो क्या कारण है राम, क्या कारण है राम की लोकप्रियता का? भरत नाम रखा गया उनका, तो भरत नाम, जब भी अच्छे भाइयों के नाम है भरत नाम है। भरत एक कैरेक्टर है, भरत एक जीवंतता है। ऐसे कैरेक्टर बनने चाहिए, ऐसी ऊर्जावान चीजें कृतियों में प्रकाशित होनी चाहिए कि जो हमें ऊर्जा दें, हमें सशक्तता दें, हमें सामर्थ्य दें। जब तक कृति ऐसी आएंगी, आप बताइए, ये कृति का ही तो प्रभाव है कि तुलसीदास ने सारी पूरी दुनिया में रामायण की अलग जगह दी। और ये कृति का ही, कृतिकार का कोई प्रणाम करने को मन है जिन्होंने भरत को जीवित कर दिया, भरत को जीवित कर दिया, उनके पात्र को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए, विद्वानों का सम्मान किया। और देखिए, वो राजा थे, लेकिन किनका सम्मान राष्ट्र में उन्होंने करने की प्रेरणा दी और कैसे कार्य करने की प्रेरणा दी। क्या कारण है कि राष्ट्र उनके नाम से, अगर उनका नाम, किस प्रकार का जीवन उन्होंने जिया, किस प्रकार की बातें उन्हें की, जब हमारे मन में बैठेगी तब वो नाम सर्वव्यापी हो जाया करता है। तो आज बहुत सुंदर चर्चा यहाँ हुई और मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, मैं सभी को नमन करती हूँ। मैं अमेरिका में हूँ इस समय, यहाँ बिल्कुल सुबह मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग जाग गई थी, क्योंकि प्रिय मेरी प्रभा का कहना था और उसकी तो भावना थी कि किसी इसमें मैं सानिध्य दूं। लेकिन जब उन्होंने कहा श्रवण परंपरा पे बात होनी है और हमारे सामने साध्वी बैठी हों, तो उनके सानिध्य में बात करना मुझे श्रवण परंपरा का गौरव लगता है। ऐसी साधियां यहाँ हैं और ऐसी साध्वी को मैं नमन करती हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ। निश्चित रूप से भरत का चरित्र युगों युगों तक जीवन कर, और ऐसे कथानक, ऐसे चरित्र, ऐसे व्यक्तियों का रूपायन करते रहना हमारी लेखनी की एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, क्योंकि इसी में हम सब जीवित रहेंगे और जीवंत रहेंगे। सभी को मेरा प्रभा को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत सभी को जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगले वक्ता के तौर पर आज विश्व में सुमन संस्कृति का परचम फहराने वाले आचार्य सुशील मुनि जी की शिष्या अनंत शासन रत्न साध्वी श्री गुरु छाया जी के, जिनके सानिध्य में आज का ये आयोजन सुवासित है, अनुरोध है अपना विचार रखेंगे। साध्वी श्री गुरु छाया जी। साध्वी श्री गुरु छाया जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी। बोल ऋषभ देव भगवान की जय, अरहत भगवान की जय। आज केवल भारत नामा विषय पर बात होगी। ये सब बातें जो आज हो रही हैं, जो आज ये प्रश्न उठा है, जब हम 5-6 साल के थे तब से ये बातें सुनते आ रहे थे, ये सब बातें हमें मालूम थी। उन बातों को आज हमको जो कहने का मौका मिला है, वो डॉक्टर प्रभा किरण जी की भारत नामा पुस्तक के कारण ये सबके सामने बोलने का एक अवसर है। भगवान ऋषभ देव सभी मनुष्यों के पूर्वज हैं, ये निश्चित है। संसार बाबा आदम तथा भगवान शिव के नाम से उन्हें जानता है, जिन्होंने संसार को असी मसी कृषि गवी शिक्षा व्यापार तथा वाणिज्य का ज्ञान कराया। हम असी मसी कृषि तो बोलते हैं, परंतु गवी शिक्षा व्यापार तथा वाणिज्य को हम नहीं बोलते हैं कि उनका ज्ञान कराया। 64 कलाएं स्त्रियों की और 72 कलाएं पुरुषों की, ये भी हम बता देते हैं। 23 वर्ष पूर्व महाभारत के नाम से टीवी सीरियल आया था, जिसने अपनी अधूरी जानकारी के आधार पर
इतिहास विज्ञों को के सामने एक प्रश्न प्रस्तुत कर दिया कि भारतवर्ष का नाम किसके नाम पर है। आज हम अपना नाम बोलते हैं तो सारा संसार उसी नाम को पुकारने लगता है। उसी तरह से उसी परंपरा के अनुसार भारतवर्ष का नाम भी पुकारा जाता रहा है, परंतु उस सीरियल के कारण हमें आज ये सोचने को मजबूर होना पड़ा, मेरे नाम पर भी इस भारत का नाम भारतवर्ष हो सकता है। ऐसी शोध करने वालों के नाम पर आज इस पुस्तक ने विराम लगा दिया है, लगा देना चाहिए, क्योंकि आज सीरियल ने कहा है, कल को मैं भी कह सकती हूँ कि आज से 500 वर्ष बाद जो मुझे गुरछाया भरत के नाम से जानेंगे तो वो कहेंगे कि हो सकता है कि गुरछाया भरत के नाम से ये भारतवर्ष हो। तो इसलिए हमें उन शब्दों पर, उन सोच पर विराम लगा देना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत का जितना भी वाङ्मय है, जितना भी पश्चिमी देशों का वाङ्मय, शास्त्र है, पुराण है, वेद है, जो प्राचीन ग्रंथ है वो हमने आज नहीं लिखे हैं, वो पुराने जमाने के उस समय के साहित्य के लिखे हुए हैं, वो हमने आज नहीं बना दिए। इसलिए इस भारतवर्ष का नाम राजा ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर ही है, यह निश्चित है। जम्बूद्वीप प्रणति शास्त्र का 6 आरों का थोकड़ा, इन शब्दों का आप याद कर लीजिए, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे। बहुत छोटा सा है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें आपको सारी बातें बहुत संक्षिप्त में मिल जाएंगी। जितने कि हम 10 मिनट में यहाँ बोल रहे हैं वो 5 मिनट में भी शायद वो पूरा हो जाए। भविष्य के शोधकर्ता इस बात पर रिसर्च नहीं करेंगे कि गुरछाया भरत के नाम पर भारतवर्ष का नाम भारत है। 2022 से लगभग 1,60,000 राजा भरत कब हुए हैं? आज से लगभग 1,60,500 कुछ वर्ष पूर्व हुए राजा भरत के नाम पर इस भरत क्षेत्र का नाम भारतवर्ष पुकारा जाता रहा है। महाभारत सीरियल के 22 वर्ष पश्चात भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली द्वारा भारत नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें 35 विद्वानों ने असंख्य प्रमाणों के साथ में, कोई नए प्रमाण उन्होंने खुद ने लिख दिया, आज पुराने असंख्य प्रमाणों के साथ कहा है कि राजा ऋषभदेव के पुत्र राजकुमार भरत के नाम पर ही यह भारतवर्ष नाम है, जिसकी पुष्टि समस्त प्राचीन शास्त्र, वेद, पुराण और इतिहास करता रहा है। गूगल उठाकर देखेंगे तो उस संसार के सभी राष्ट्र भारत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तथा गूगल अनुसार प्राचीन काल में हुए सभी राजाओं को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि 12वें कुलकर व्यवस्थित मनु से लेकर बाद के जितने भी सभी राजा हुए हैं, सभी व्यवस्थित मनु का परिवार है, उनके पुत्र है, एक ही पुत्र है, उनका पुत्र है, पौत्र है एवं देवते हैं, इला के पुत्र हैं, सारे 10 पुत्र हैं। इस संसार को इतनी सुंदर व्यवस्थित सुंदर बनाने वाला कौन है? मनु, व्यवस्थित मनु के पौत्र हैं, जो राजा ऋषभ के नाम से प्रसिद्ध हैं। और यह भी निश्चित है कि राजा ऋषभदेव ने ही संसार को सुंदर बनाया है। नाभि राय व्यवस्थित मनु की तीसरी पीढ़ी है, यानी पौत्र हैं, तथा राजकुमार भरत 5वीं पीढ़ी है व्यवस्थित मनु की। संसार के सातों द्वीप व्यवस्थित मनु के समय में ही विकसित हो गए थे, स्थापित हो गए थे, यह भी निश्चित है, यह भी इतिहास बोलता है। 63 लाख वर्ष तक अकेले राजा ऋषभ ने राज्य किया है, राज्य का संचालन अकेले राजा ऋषभ ने किया है। 83 लाख वर्ष की उम्र में उन्होंने संयम को धारण किया है 4000 पुरुषों के साथ। और उनको वैराग्य कैसे हुआ कि राज्यसभा चल रही थी, सभा में नृत्य हो रहा था, तो नीलांजना नाम की नर्तकी नृत्य करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गई। इससे उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य देकर और वह संन्यास लेने चले गए। संन्यास भी उन्होंने पहली बार लिया है, उससे पहले हमारे भारत में संन्यास की परंपरा नहीं थी, क्योंकि यह बात इस बात की पुष्टि करता है कि जो अक्षय तृतीया आती है, तो जो अक्षय तृतीया का जो पारना है, उस समय तक भी 1 वर्ष तक भी हमारे राज्यवासियों को आहार का, भोजन का दान देना नहीं आता था। इसका मतलब है कि उससे पहले संन्यास परंपरा नहीं थी।
एक बात यह भी है कि और भारत को जो राज्य मिला है, ये सब बातों पे अभी विराम हो जाना चाहिए, इसलिए ये सब बातें आ रही हैं क्योंकि तो प्राचीन काल से पढ़ते सुनते आ रहे हैं। और भारत को जो राज्य मिला था, हिमालय के इस दक्षिण भाग वाला आर्यावर्त जिसे कहा जाता है, जिसमें संसार के 25.5 देश माने जाते हैं, जो उस समय में जब राजा भरत को, राजकुमार भरत को जब ये राज्य मिला है, उस समय इस देश का नाम, उनके उस राज्य का नाम भारतवर्ष नहीं था, उसका नाम था अजनाभ वर्ष। अजनाभ वर्ष का मतलब है कि उनके दादा के नाम पर यह देश का नाम चल रहा था। उनके दादा कौन? नाभि राय। नाभि राय के नाम से, जिसे आप जानते हो, चौधरी कुलकर के नाम से भी जानते हो, परंतु उनका खुद का नाम, उनका जो अपने माता पिता का द्वारा जो नाम दिया गया था वो था अजनाभ, और जिसके नाम पर ये भारतवर्ष का पहले उसमें चल रहा था। और फिर बता रहे हैं कि राजकुमार भरत को राजा बनते समय जो राज्य मिला था, तब उनके राज्य का नाम भारतवर्ष नहीं था, अजनाभ वर्ष था, जो राजकुमार भारत के दादा के नाम पर था, जिसे संसार चौधरी कुलकर नाभि राय के नाम से जानता है, भगवान ऋषभ देव के पिता के नाम से जानता है। नाभि राय को अपने जन्म के समय माता पिता द्वारा दिया गया नाम अजनाभ था। राजा भरत को हिमालय के दक्षिण भाग वाला आर्यावर्त क्षेत्र राज्याभिषेक के समय विरासत में मिला था, तथा बाकी 6 द्वीप, जो संसार में 7 द्वीप माने जाते हैं, बाकी 6 द्वीप उन्होंने अपनी आयुधशाला में चक्र रत्न की उपस्थिति का समाचार सुनने के बाद अपने पिता भगवान ऋषभ देव को का केवल ज्ञान महोत्सव, उसी दिन उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, केवल्य महोत्सव में शामिल होने गए हैं, उनको वंदना नमस्कार किया है भगवान को, और